रहमान अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सीआरपीसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि डील करता है कंप्लेंट से। तो आज का हमारा लेक्चर सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि आम लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को अपने पहले लेक्चर में बताया था कि ऑफेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं जबकि दूसरी कैटेगरी को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड करती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करती है और जिस शख्स के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है उस शख्स को विदाउट वारंट फ्रॉम मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकती है। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अंडर सेक्शन 155 सीआरपीसी के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करती बल्कि इन्फॉर्मेंट जो इन्फॉर्मेशन देता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मुतल्लिक, पुलिस उस इन्फॉर्मेशन का सब्सटेंस अपनी डायरी में लिख देते हैं। यानी कि उस इन्फॉर्मेशन का जो खुलासा है वो अपनी डायरी में लिख देते हैं जिसको रोज़ नामचा कहते हैं और उसके बाद उस इन्फॉर्मेंट को मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के कोर्ट में रेफर कर दिया जाता है। अब ये इन्फॉर्मेंट एज अ कंप्लेनेंट उस कोर्ट में जाएगा और वहां पर अपना कंप्लेंट फाइल कर देगा। तो हमें यहाँ हमें एक बात का पता चला कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट फाइल किया जाता है जबकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो सकती है और कंप्लेंट भी फाइल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की गाड़ी चोरी हो गई है या किसी का बाइक वगैरह जो है वो छीना गया है और वो शख्स मुतल्लिका थाने जाए और वहाँ का एसएचओ साहब जो है यानी कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन मना कर दे कि वो एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करता, तो उस सिचुएशन में वो शख्स डायरेक्ट मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जा सकता है और वहाँ पर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। या फॉर एग्जांपल, अगर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड कर भी दिया मगर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो उस केस में सीरियसली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, यानी कि वो आपका केस जो है वो सीरियस नहीं ले रहा, तो उस सिचुएशन में आपको सीआरपीसी सेक्शन 4 क्लॉज एच के तहत एक ऑल्टरनेट रेमेडी दी गई है कि आप डायरेक्ट जो है मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाएं और वहां पर अपना कंप्लेंट फाइल कर दें। ठीक है, तो कंप्लेंट को दरअसल सेक्शन 4 क्लॉज एच सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है और कंप्लेंट का जो प्रोसीजर है उससे जो सेक्शंस डील करते हैं वो सेक्शन 200 से लेकर सेक्शन 204 तक हैं। मगर इस लेक्चर में हम सेक्शन 200 से लेकर सेक्शन 203 तक डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग सेक्शंस है जैसे कि सेक्शन 203 ए बी सी और सेक्शन 204 वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। तो शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को कि सेक्शन 4 क्लॉज एच जो कि डील करता है कंप्लेंट से। कंप्लेंट मींस द एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट। कंप्लेंट का मतलब है कि वो इल्ज़ाम जो कि मजिस्ट्रेट साहब को दिया जाता है ओरली, यानी कि आप ज़बानी तौर पर भी दे सकते हो, और इन रिटन फॉर्म यानी कि आप लिख कर भी दे सकते हो, विद ए व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड। और ये कंप्लेंट जो है ये इस नीयत से फाइल की जाती है कि मजिस्ट्रेट साहब जो है अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उस पर एक्शन ले, डेट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन, कि किसी मालूम या नामालूम फर्द ने या अफराद ने हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, एक ऑफेंस कमिट किया है। यानी कि यहां पर अगर आपको पता है फॉर एग्जांपल कि मेरी गाड़ी मिस्टर ए ने चोरी की है तो आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब को बता सकते हैं कि जो मेरी गाड़ी है वो मिस्टर ए ने चोरी की है। या आपको पता नहीं है कि मेरी गाड़ी जो है मेरे घर के पास से किसने चोरी की है, तो इस सिचुएशन में भी आप मजिस्ट्रेट साहब को बता दोगे कि मेरी जो गाड़ी है वो मेरे घर के पास से ही चोरी हो गई है। ठीक है, तो यहां पर आप दोनों सिचुएशन में जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। बट इट डज नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। मगर कंप्लेंट जो है पुलिस ऑफिसर जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं कोर्ट में अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी के तहत थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उस रिपोर्ट को कंप्लेंट नहीं माना जाएगा, यानी कि वो रिपोर्ट जो है वो कंप्लेंट में इंक्लूड नहीं होगा। मगर फर्ज कीजिएगा अगर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर दी है और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पता चला कि ये ऑफेंस जो है ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो डेफिनेटली पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगी कोर्ट में क्योंकि एफआईआर दर्ज हुआ है। और यहां पर वो रिपोर्ट जो होगा वो रिपोर्ट एज अ कंप्लेंट तस्वुर किया जाएगा फिर, और जिस पुलिस ने यानी कि जिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उसमें इन्वेस्टिगेशन की है उसको एज अ कंप्लेनेंट तस्वुर किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर
जो कंप्लेंट है उसका मतलब यह है कि वो इल्ज़ाम जो कि मजिस्ट्रेट साहब को ओरली ज़बानी तौर पर या रिटन फॉर्म में यानी कि लिख कर दिया जाए और इस नीयत से दिया जाए कि मजिस्ट्रेट साहब जो है उस पर एक्शन ले कि किसी मालूम या नामालूम फर्द या अफराद ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, मगर इसमें पुलिस का रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होगा। Case laws. No limitation exists for filing a private complaint. However, the longer the complaint is delayed, the lesser would be the chance of believing the same. जैसे मैंने आप लोगों को FIR पर जब मैंने लेक्चर अपलोड किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि FIR को रजिस्टर करने के लिए कोई लिमिटेशन यानी कि कोई पीरियड नहीं दिया गया है कि आपको जो है ना इतने पीरियड में आपको FIR दर्ज करना है। तो लिहाजा कंप्लेंट में भी कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं दिया गया है। कंप्लेंट किसी भी वक्त फाइल किया जा सकता है, मगर आपने जितना कंप्लेंट लेट फाइल किया होगा उतना ही आपके कंप्लेंट पर जो है वो कम यकीन रखा जाएगा, यानी कि कोर्ट जो है उस पर इतना ही कम यकीन करेगी। For a valid complaint, it is very much necessary that such complaint of allegation should be addressed to the magistrate. तो एक वैलिड कंप्लेंट के लिए ज़रूरी है कि कंप्लेंट जो है वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में फाइल किया जाए। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए के तहत एम्पावर्ड किया गया है कि वो किसी भी ऑफेंस का अपॉन कंप्लेंट कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक है, मगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को एम्पावर्ड किया गया है। अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एम्पावर्ड किया है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट किसी भी ऑफेंस का अपॉन कंप्लेंट कॉग्निजेंस ले सकते हैं, तो उस सिचुएशन में आपके जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट है वो भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो ज़रूरी है कि एक वैलिड कंप्लेंट के लिए कंप्लेंट जो है वो मजिस्ट्रेट को फाइल किया जाए। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि पुलिस को कभी भी कंप्लेंट फाइल नहीं की जाती, ठीक है। पुलिस को जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं FIR दर्ज करने के लिए उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है, और यहाँ पर जो आप कंप्लेनेंट जो है वो जो कंप्लेंट फाइल करता है उसको कंप्लेंट कहा जाता है। Where a petitioner is equipped with an alternate remedy for filing a private complaint, constitutional petition would not be maintainable. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्ज कीजिएगा अगर पुलिस ने आपका जो है FIR रजिस्टर्ड नहीं किया, ठीक है, आल्दो के वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, या पुलिस ने फॉर एग्जांपल FIR रजिस्टर्ड कर दिया मगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, या वो आपके एविडेंस को ज़ाया कर रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर आप डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करोगे अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट में, तो आपका जो पिटीशन होगा वो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास एक ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है। सबसे पहले आप इस ऑल्टरनेट रेमेडी को अवेल करेंगे जो कि है एक प्राइवेट कंप्लेंट। अगर पुलिस वालों ने आपका FIR रजिस्टर्ड नहीं किया तो आप डायरेक्टली जो है वो कंप्लेंट फाइल कर दें मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। तो लिहाजा अगर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन तभी फाइल किया जाता है जब आपके पास कोई रेमेडी अवेलेबल ही ना हो, ठीक है, तो आपके पास एक अल्टरनेट रेमेडी है, तो उस सिचुएशन में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन होगा उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, यानी कि वो मेंटेनेबल नहीं होगा। सेक्शन 200 एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। अब कंप्लेनेंट जब गया मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के कोर्ट में और वो कंप्लेंट फाइल करना चाहता है, तो मजिस्ट्रेट साहब उसको एग्जामिन करेगा। एग्जामिन कैसे करेगा? उसको एग्जामिन ऑन ओथ किया जाएगा। तो अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट शेल एट वंस एग्जामिन द कंप्लेनेंट अपॉन ओथ, यानी कि यहाँ पर लफ्ज़ शेल का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब यह है कि यह मैंडेटरी है कि मजिस्ट्रेट साहब लाजमी तौर पर उस कंप्लेनेंट को ऑन ओथ एग्जामिन कर देगा, यानी कि उसको कसम देगा कि आप जो बोलोगे सच बोलोगे, और अगर आपने झूठ बोला तो अल्लाह की तरफ से आप पर जो है अजाब हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो ओथ दे सकता है, तो इस तरह का ओथ भी वो दे सकता है। तो सबसे पहले वो जो है वो कंप्लेनेंट को ऑन ओथ एग्जामिन करेगा। एंड दिस सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग एंड शैल बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट एंड आल्सो बाय द मजिस्ट्रेट। तो उसके जब उसको एग्जामिन कर देगा तो फिर जो कंप्लेंट फाइल किया गया है उसका सब्सटेंस यानी कि उसका खुलासा, कंप्लेंट में आप जो है वो आप जो इंफॉर्मेशन देते हो मजिस्ट्रेट साहब को, उस इंफॉर्मेशन को मुकम्मल तौर पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसका जो खुलासा होता है, फॉर एग्जांपल मैं
मैंने अपने घर के बाहर गाड़ी पार्क की थी, ठीक है, और मेरी गाड़ी जो है वो मेरे घर के बाहर से चोरी हो गई, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट साहब ये बात लिख देंगे और उसके बाद जो है जो कंप्लेनेंट है वो उस पर साइन कर देगा और उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब भी उसी के नीचे जो है वो साइन कर देगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि कंप्लेंट में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप FIR रजिस्टर्ड करने के लिए डिटेल इंफॉर्मेशन देते हो, कंप्लेंट में डिटेल इंफॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें सिर्फ सब्सटेंस लिखा जाता है। प्रोवाइडेड एज फॉलो, कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। एक्सेप्शन क्या है? क्लॉज ए, when the complaint is made in writing, nothing here in content shall be deemed to require a magistrate to examine the complainant before transferring the case under section 192 or sending it to the court of session. सेक्शन 192 डील करता है ट्रांसफर ऑफ केसेस से, यानी कि अगर सेशन जज ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एम्पावर्ड किया जिसने उस केस का कॉग्निजेंस लिया है कि इस केस को किसी दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 192 CRPC के तहत। और अगर वो ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो डेफिनेटली मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट साहब अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 2 के तहत उस केस को कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस सिचुएशन में अगर वो ट्रांसफ़र मतलब वो कंप्लेंट जो है वो ट्रांसफ़र होगा, तो मजिस्ट्रेट साहब के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लेनेंट को ऑन ओथ एग्जामिन करे। वेयर the complaint is made in writing, sorry, it is complaint, not a complainant. Where the complaint is made in writing, nothing here in content shall be deemed to require the examination of complainant in any case which the complaint has been made by a court or by a public servant acting or purporting to act in the discharge of his official duty. यानी कि कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट ने अगर रिटन फॉर्म में कंप्लेंट फाइल की है, ठीक है, और अपने जो ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए, तो उस सिचुएशन में कोर्ट को और जो पब्लिक सर्वेंट है उसको ऑन ओथ एग्जामिन नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मजिस्ट्रेट साहब ने कंप्लेंट फाइल की है कि फलां शख्स ने मेरे कोर्ट में फॉर्ज डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, या पब्लिक सर्वेंट फॉर एग्जांपल पुलिस वालों ने जो है वो कंप्लेंट फाइल की है, कंप्लेंट कोई भी शख्स फाइल कर सकता है, तो अगर पुलिस ने कंप्लेंट फाइल की है तो इस सिचुएशन में वो एक पब्लिक सर्वेंट है और उसने कंप्लेंट जो है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए फाइल की है, तो उस सिचुएशन में इन दोनों लोगों को जो है वो ऑन ओथ एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लॉज बी ओमिटेड है। क्लॉज सी डील करता है कि when the case has been transferred under section 192, the magistrate so transferring it has already examined the complainant. The magistrate to whom it is so transferred shall not be bound to re-examine the complainant. अगर किसी केस को अंडर सेक्शन 192 के तहत ट्रांसफ़र कर दिया गया है एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट से दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, यानी कि सेम डिस्ट्रिक्ट में, तो उस सिचुएशन में अगर जो मजिस्ट्रेट जो है वो उसको ट्रांसफ़र कर रहा है उसने उस कंप्लेनेंट को ऑन ओथ एग्जामिन कर दिया है, तो वो केस जिसको ट्रांसफ़र किया जाएगा वो मजिस्ट्रेट फिर बाउंड नहीं होगा कि वो कंप्लेनेंट को दोबारा ऑन ओथ एग्जामिन करे। Under section 250 CRPC, sufficient safeguard has been provided to accuse against a false and frivolous accusation by complainant, which envisaged that court, while acquitting accused at a trial stage, holding charge brought against him false, has sufficient power to award compensation. अगर फॉर एग्जाम्पल कंप्लेनेंट ने किसी शख्स के खिलाफ जो है वो झूठा कंप्लेंट फाइल की है, ठीक है, और उसको जब ट्रायल के दौरान बरी किया जाएगा तो डेफिनेटली उसका लाइफस्टाइल जो है वो डिस्टर्ब हुआ होगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट को सफिशिएंट पावर दिया गया है अंडर सेक्शन 250 CRPC के तहत कि वो उस पर्सन को एडिक्वेट कंपनसेशन अवॉर्ड कर सकती है, यानी कि कंप्लेनेंट से कंपनसेशन लिया जाएगा और उस शख्स को अवॉर्ड कर दिया जाएगा अगर वो कंप्लेंट झूठा है तो। सेक्शन 201 प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कंपेटेंट टू टेक कॉग्निजेंस, अगर कंप्लेंट जो है किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के कोर्ट में फाइल किया गया है
जो कि कंपेटेंट नहीं है कि वो उसका कॉग्निजेंस ले, फॉर एग्जांपल उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो उस सिचुएशन में जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 201 में बताया गया है। सब सेक्शन 1, इफ द कंप्लेंट हैज बीन मेड इन राइटिंग, अगर कंप्लेंट जो है वो रिटन फॉर्म में दिया गया है टू अ मजिस्ट्रेट हु इज नॉट कंपेटेंट टू टेक कॉग्निजेंस, ऐसे मजिस्ट्रेट को जो कि कंपेटेंट नहीं है कि वो उस केस का कॉग्निजेंस ले, he shall return the complaint for presentation to the proper court with an endorsement to that effect। तो वो मजिस्ट्रेट जो है वो उसको इंडोर्स करके वापस दे देगा कि आप जो है इस कंप्लेंट को प्रॉपर कोर्ट में फाइल कर दें, ठीक है, यानी कि उस कोर्ट में फाइल कर दे जो कोर्ट जो है या जो मजिस्ट्रेट जो है वो कंपेटेंट है कि आपके केस का कॉग्निजेंस ले। सब सेक्शन 2, इफ द कंप्लेंट हैज नॉट बीन मेड इन राइटिंग, देखिए सब सेक्शन 1 में बताया गया था कि अगर कंप्लेंट रिटन फॉर्म में दिया गया है, तो सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि अगर कंप्लेंट जो है वो रिटन फॉर्म में नहीं है, यानी कि कंप्लेनेंट ने ओरली बताया है, इफ द कंप्लेंट हैज नॉट बीन मेड इन राइटिंग सच मजिस्ट्रेट शेल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू द प्रॉपर कोर्ट, तो वो मजिस्ट्रेट जो है वो उस कंप्लेनेंट को डायरेक्शन देगा कि आप जो है इस अपने कंप्लेंट को प्रॉपर कोर्ट में फाइल कर दीजिए। अच्छा, सब सेक्शन 202 डील करता है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस किसे कहते हैं? जब कंप्लेंट फाइल हो जाए, ठीक है, और वो ऑफेंस जो है उस ऑफेंस में समन इशू किया जाता है या उस ऑफेंस में जो है वारंट इशू किया जाता है, तो समन और वारंट को कोर्ट जो है पोस्टपोन कर सकती है। किस पर्पस के लिए पोस्टपोन कर सकती है? वो सेक्शन 202 में बताया गया है। तो अंडर सब सेक्शन 1, any court on receipt of a complaint of an offense of which is authorized to take cognizance or which has been sent to it under section 190 subsection 2, यानी कि अगर वो ऑफेंस जो है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो डेफिनेटली मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उस केस को अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 2 के तहत कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे और ट्रांसफर टू इट अंडर सेक्शन 191 में अक्यूज को एक राइट दिया गया है कि वो एक मजिस्ट्रेट के कोर्ट से किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के कोर्ट में केस ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि उसके लिए वो एक एप्लीकेशन देगा, ठीक है। और सेक्शन 192 में इफ़ इट थिंक्स फिट, में लफ्ज़ में का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि लाजमी नहीं है कि हर एक केस में कोर्ट जो है इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन करे, यहां पर कोर्ट को डिस्क्रेशन दी गई है, ठीक है। मैं इफ इट थिंक्स फिट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, तो उसके लिए अगर कोर्ट जो है उसको पोस्टपोन करना चाहती है तो उसके लिए कोर्ट जो है वो रीजन लिख देगा। पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ द पर्सन कंप्लेंट अगेंस्ट एंड ईदर इंक्वायर इनटू द केस इटसेल्फ, यहां पर कोर्ट जो है उस केस में खुद भी इंक्वायरी कर सकती है, ठीक है, यानी कि उसने जब इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर दिया तो किस मकसद के लिए किया? इस मकसद के लिए किया कि इस केस में जो है इंक्वायरी किया जाए कि कंप्लेनेंट जो है जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। इंक्वायर इनटू द केस इटसेल्फ और डायरेक्ट एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एनी जस्टिस ऑफ पीस, यानी कि जस्टिस ऑफ पीस को भी डायरेक्ट किया जा सकता है कि आप इसमें इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करें कि कंप्लेनेंट जो बोल रहा है ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, और बाय पुलिस ऑफिसर, तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को भी डायरेक्शन दिया जा सकता है। कोर्ट खुद भी इंक्वायरी कर सकती है, कोर्ट जो है जस्टिस ऑफ पीस को भी डायरेक्शन दे सकती है कि आप इस केस में जो है इन्वेस्टिगेशन करें, इस केस में इंक्वायरी करें, और बाय सच अदर पर्सन या किसी और शख्स को भी डायरेक्शन दी जा सकती है एज इट थिंक्स फिट, जैसे कि कोर्ट को सही लगता है, फॉर द पर्पस ऑफ एसरटेनिंग द ट्रुथ और फॉल्सहुड, यानी कि किस मकसद के लिए कि इस कंप्लेंट में कितनी सदाकत है और ये इस कंप्लेंट में कितना जो है ये कंप्लेंट झूठा तो नहीं है, तो इस चीज़ को एसरटेन करने के लिए कोर्ट जो है वो इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर सकती है, मगर डिस्क्रेशन है कोर्ट के पास, ठीक है। अगर कोर्ट चाहती है तो कर सकती है, अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये कंप्लेंट जो है ये वैलिड है तो डायरेक्ट कोर्ट जो है इशू ऑफ प्रोसेस को इशू कर सकती है, यानी कि समन और वारंट इशू कर सकती है। प्रोवाइडेड दैट से वेयर द कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय अ कोर्ट, नो सच डायरेक्शन शैल बी मेड अनलेस complainant has been examined on oath under the provision of section 200, यानी कि ऐसे डायरेक्शन उस वक्त तक नहीं दिए जाएंगे जब तक के कंप्लेनेंट को अंडर सेक्शन 200 के तहत एग्जामिन ना किया हो, ऑन ओथ इसको एग्जामिन ना किया हो,
ठीक है। अगर कोर्ट ने कंप्लेंट फाइल की है तो उस सिचुएशन में फिर कोर्ट को तो ऑन ओथ एग्जामिन नहीं किया जा सकता, ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा सेक्शन 200 में, तो कोर्ट को जो है कोर्ट को एक्सेप्शन हासिल है, ठीक है। अगर कोर्ट ने कंप्लेंट फाइल की है तो कोर्ट को ऑन ओथ एग्जामिन नहीं किया जाएगा। सेक्शन 202, a court of session may instead of directing an investigation under the provision of subsection 1, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन, अगर अभी हमने जो सब सेक्शन 1 में पढ़ा कि कोर्ट जो है वो खुद भी इंक्वायरी कर सकती है, कोर्ट जस्टिस ऑफ पीस को भी डायरेक्शन दे सकती है कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करें, या कोर्ट जो है पुलिस ऑफिसर को भी डायरेक्शन दे सकती है कि आप इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन जो है सब सेक्शन 1 में जो बताया गया है उसके अलावा डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू इट फॉर द पर्पस ऑफ एसरटेनिंग द ट्रुथ और फॉल्सहुड ऑफ द कंप्लेंट, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन के मातहत सबऑर्डिनेट जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं, उन मजिस्ट्रेट में से भी किसी एक मजिस्ट्रेट को जो है वो डायरेक्शन दे सकती है कि आप जो है इस केस में इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि इस केस की जो सदाकत है उसका पता चल सके। If any inquiry or investigation under this section is made by a person not being a magistrate or justice of the peace or a police officer, जैसे हमने कहा कि कोर्ट किसी भी शख्स को कह सकती है, जैसे कि कोर्ट को सही लगता है, तो जो हमारा सब सेक्शन 3 है वो ये सब सेक्शन 3 उस शख्स से डील करता है। If any inquiry or investigation under this section is made by a person not being a magistrate or justice of the peace or a police officer, such person shall exercise all power conferred by this court on an officer in charge of the police station, यानी कि वो शख्स जो है वो तमाम किस्म के पावर एक्सरसाइज कर सकता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर को अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दिए गए हैं, मां सिवाय एक्सेप्ट that he shall not have power to arrest without warrant, यानी कि उसके पास ऐसे पावर नहीं होंगे कि वो विदाउट वारंट किसी शख्स को अरेस्ट कर सके। हाँ, अगर कोर्ट ने उसको वारंट इशू कर दिया तो फिर वो शख्स जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पर उस शख्स की बात हुई है, ना वो मजिस्ट्रेट है, ना वो जस्टिस ऑफ पीस है, ना वो पुलिस है, मगर कोई मतलब वो एक ऐसा शख्स है जिसको कोर्ट ने डायरेक्शन दी है और कोर्ट को सही लगता है, तो ऐसा शख्स जो है वो तमाम किस्म के पावर इस्तेमाल कर सकता है। वो पावर जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक पुलिस वाले को दिए जाते हैं, मां सिवाय कि वो उस शख्स को विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। Any court inquiring into a case under this section may, if it thinks fit, take evidence of witness on oath, यानी कि वो कोर्ट जो कि किसी केस में इंक्वायरी कर रही है, ठीक है, तो वो एविडेंस के जो विटनेसेस हैं, यानी कि जो कंप्लेनेंट ने अपने विटनेसेस को कोर्ट में प्रोड्यूस किया, उन विटनेसेस को भी ऑन ओथ एग्जामिन कर सकती है। केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये केस लॉ। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन इज इनेबलिंग, यानी कि सिर्फ इनेबलिंग है, नॉट ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी नहीं है, लाजमी तौर पर मतलब कोर्ट सेक्शन 202 को फॉलो नहीं करेगी। अगर कोर्ट को लगता है कि इस कंप्लेंट में जो है सदाकत है और यह कंप्लेंट वैलिड है, तो कोर्ट डायरेक्ट जो है समन या वारंट इशू कर सकती है, ठीक है। तो द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन इज इनेबलिंग एंड नॉट ऑब्लिगेटरी एज सुन एज द मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइज हिमसेल्फ the process issues and its object is fulfilled। जैसे ही मजिस्ट्रेट जो है वो सेटिस्फाई हो जाए तो मजिस्ट्रेट जो है समन या वारंट इशू कर देगा। The magistrate cannot during an inquiry under this section issue notice to the accused to ask him to attend court and participate in the inquiry, यानी कि अगर कोर्ट इंक्वायरी कर रही है तो उस सिचुएशन में जिस शख्स के खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया गया है उस शख्स को नोटिस नहीं दिया जाएगा कि आप कोर्ट में आएँ और आप जो है इस इंक्वायरी में पार्टिसिपेट करें। इसका मेन मकसद क्या होता है? इसका मेन मकसद ये होता है कि जिस शख्स के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया गया है उस शख्स को बिलावजह तंग ना किया जाए, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट साहब जो है उसको तंग ना होने की वजह से उसको नोटिस भी नहीं देगा कि आप आएँ और आप कोर्ट को अटेंड करें और इस इंक्वायरी में पार्टिसिपेशन लें, ठीक है, यानी कि इस इंक्वायरी में जो है आप पार्टिसिपेट करें। If magistrate issues process
he must proceed with the trial and cannot hold an inquiry under this section। अगर मजिस्ट्रेट साहब ने समन या वारंट इशू कर दिया तो फिर वो जो है मजिस्ट्रेट साहब डायरेक्ट ट्रायल शुरू कर देंगे, यानी कि फिर वो इंक्वायरी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंक्वायरी इस वजह से की जाती है कि जिस शख्स के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया गया है उसको बिला वजह तंग ना किया जाए। ठीक है, तो इस वजह से इंक्वायरी की जाती है। अगर उसके खिलाफ समन या उसके खिलाफ जो है वारंट इशू कर दिया गया तो फिर इंक्वायरी नहीं की जाएगी अंडर सेक्शन 202 के तहत। डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। The court before whom a complaint is made or to whom it has been transferred or sent may dismiss the complaint if, after considering the statement on oath, if any, of the complainant and the result of the investigation or inquiry, if any, under section 202, there is in his judgment no sufficient ground for proceeding. In such case, he shall briefly record his reasons for so doing. इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कंप्लेनेंट को ऑन ऑथ एग्जामिन किया गया या सेक्शन 202 के तहत इंक्वायरी की गई और इंक्वायरी में पता चला कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, यानी कि अक्यूज़ के ख़िलाफ़ जो है वो समन या वारंट इशू नहीं किया जा सकता या इस केस में जो है ट्रायल नहीं लिया जा सकता क्योंकि सफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट जो है उसको 203 के तहत एम्पावर्ड किया गया है कि वो उस कंप्लेंट को डिसमिस कर सकती है। मगर डिसमिस करने के लिए कोर्ट जो है उसके लिए रीज़न लिख देगी कि इस रीज़न्स के बेसिस पे मैंने इस समन को जो है वो इस कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया है। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लेंट के मुताल्लिक था। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में तो आप लोग ज़रूर जो है कमेंट में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई टू यू पीपल एज सून एज पॉसिबल। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।